आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य बहुत फालतू फालतू चीज इसमें डाल दिया है इस बार। डाटा वोटा उतना जहां जरूरत होगा हम खुद बता देंगे आपको, उसको ध्यान में रखिएगा। ना तो महाविद्वान है तो कोनो बातें नहीं है, सब पढ़ जाइएगा। जरूरियात चीज तो पढ़ाइए ना, वाला कितना लोग पढ़े हम नहीं जानते है ना, लेकिन थोड़ा सा ईमानदारी बरत लीजिएगा ना तो मजा आ जाएगा। तो साहब जिंदगी का दिशा बदल जाएगा एक बार में। आप थोड़ा एकदम थोड़ा सा मेहनत करना है ना। इसमें इंपॉर्टेंट पढ़ ही ले रहे हैं हम लोग, चीना लगा ले रहे हैं, उसको क्या करिए कि पॉइंट वाइज जाके नोट कर लीजिए घर पे। कितना समय लगेगा? मुश्किल से 1 घंटा लगेगा मान लीजिएगा, 1 घंटा हो गया है ना। यानी सप्ताह में आपको 6-7 घंटा समय, आपको ओवरऑल इसमें 5 घंटा समय देना होगा। और ये नहीं सोच रहे 1 साल वो काम आएगा, पूरा 1 साल तक उसको खाली पलटना तो है, एक बार खाली पलटना, उसको दोबारा अपने बकौर है ना, बहुत टाइम नहीं देना पड़ता है। यहाँ पढ़िए लिए, घर पे जब लिखिएगा तो वैसे ही याद हो जाएगा, है कि नहीं है। उसे खाली पलट पलट के चेक कर रहा है, बस हो गया। तो देखिए नौकरी बहुत आसान है, बस और डेडिकेशन होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। क्योंकि इसीलिए तो भगवान इच्छा शक्ति बना के भेजे, जो तो फंसे कोई तो फंसी है ना, तो निकले कोई तो निकलिए है। तोरे हाथ में तो जीवन बाटे, आपके हाथ में नहीं है का? सोच के तो देखिए कि हमारा भाग्य हमारे हाथ में है ना। लेकिन चूंकि पूरा चारों तरफ से हर तरह का चीज दे दिए हैं कि तुम देखना है किधर जा रहा है ना। हाँ, थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया तो फिर मंजिल करीब हो जाएगी, और ना तो वही में जुड़ाल रह गई तो फिर जुड़ाल रह, है ना। चलिए पहला न्यूज है 2022-23 में देश के राष्ट्रीय आय के संबंध में NSO होता है, वही सब अनुमान जारी करता है। और उसने कहा है जीडीपी में 7% जो है वृद्धि अनुमानित है। ठीक है, 7% भी आ जाए बहुत है। जो स्थिति अभी ग्लोबल चल रहा है और कोरोना महामारी के बाद से जैसे रूस यूक्रेन संकट आया, उस परिस्थिति में 7% ग्रोथ जो है ठीक ठाक माना जाएगा। अगर आ जाए तब ना, यह अनुमानित है कि नहीं। क्या लाइट फ्लक्चुएट कर रहा है? अगर लाइन कट गया है ना। चलिए वित्तीय वर्ष 2022-23 की राष्ट्रीय आय संबंधी यह पहला अग्रिम अनुमान NSO द्वारा 6 जनवरी 2023 को जारी किया गया है। इस आकलन में स्थिर मूल्य पर, स्थिर मूल्य को गोल घेर लीजिए, थोड़ा सा सीखिए, ऐसे इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तो वहां पे डिटेल में होगा। स्थिर मूल्य पर 22-23 में जीडीपी में वृद्धि 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। VVI कर लीजिए। स्थिर मूल्य पर 22-23 में जीडीपी में वृद्धि कितना प्रतिशत? 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। जबकि पूर्व वर्ष यानी 21-22 में जीडीपी में वृद्धि 8.7% रही थी। NSO के इन पहले अग्रिम अनुमानों में स्थिर मूल्य पर, स्थिर मूल्य का आकलन कब से किया जाता है? तो 11-12 के। हाँ, स्थिर मूल्य का चेंज होते रहता है, ठीक है। तो स्थिर मूल्य का मतलब हो गया कि एक वित्तीय वर्ष फिक्स कर दिया गया और उसके हिसाब से चेक किया जाता है। तो ये अब की जो स्थिर मूल्य जो डिसाइडेड हुआ है वो है 11 और 12। हाँ, तो स्थिर मूल्य पर 2022-23 में सकल मूल्य संवर्धन यानी GVA में वृद्धि, GVA VVI होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। GVA में वृद्धि 6.7% रहने का अनुमान लगाया गया है, ठीक है। जीडीपी 7%, GVA बस वही नोट्स बनाना है ना। अग्रिम अनुमान लिख दीजिएगा, NSO का अग्रिम अनुमान जीडीपी, है ना, या लिख दीजिएगा स्थिर मूल्य पर, फिर उसको स्लैश करके, हाँ, जीडीपी 7%, GVA 6.7%। हाँ, अब पूर्व वर्षों में GVA 8.1% रही थी, ठीक है। 22-23 की राष्ट्रीय आय संबंधी पहले अग्रिम अनुमान 6 जनवरी 23 को ऐसे समय जारी किए गए जब इस वित्तीय वर्ष की पहली 2 तिमाहियों के ही आंकड़े उपलब्ध थे। तीसरी तिमाही अर्थात अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 22 के जीडीपी संबंधी आंकड़े उपलब्ध होने पर दूसरे अग्रिम अनुमान जो है 28 फरवरी को लगाया जाएगा। हाँ, फिर आएगा तो हम लोग मार्च अप्रैल में पढ़ेंगे इसको भी। बाद में चौथी, इसलिए वो चेंज होते रहता है, तो उसी में क्या कीजिएगा ना, थोड़ा सा लंबा लाइन में जीडीपी काट के फिर आगे बनाते चलिएगा। अनुमान लगभग इतना ही रहेगा, ऐसा नहीं, इससे कम नहीं रहेगा, इससे बढ़ेगा ही, कम नहीं रहेगा, है ना। तीसरी तिमाही के जीडीपी संबंधी आंकड़े उपलब्ध होने पर
दूसरा अग्रिम अनुमान 28 फरवरी 2023 को जारी किया जाएगा। बाद में फिर चौथा तिमाही का जब आ जाएगा, तो इस वित्तीय वर्ष के सकल राष्ट्रीय आय का और अंतिम जो अनुमान जो है एनएसओ द्वारा मई 23 में जारी कर दिया जाएगा। इस तरह 6 जनवरी 2023 के पहले अग्रिम अनुमानों के तहत राष्ट्रीय आय संबंधी प्रमुख आकलन निम्नलिखित है ना। अब ये पूरा डाटा दिया हुआ है, इसको पढ़ने की उतनी जरूरत नहीं है हम लोग को, ऊपर ऊपर देख लिया जाए। स्थिर मूल्य का मतलब समझ गए, 11-12 के मूल्य स्तर पर प्रमुख आकलन। नीचे देखिए डाटा पूरा दिया हुआ है। जीवीए स्थिर मूल्य पर 21 से 22 है ना, और 22 से 23, तो 22 से 23 परसेंटेज में देखना है ना। 6.7 और 8.1 पहले था, ठीक है। जीडीपी 11-12 यानी स्थिर मूल्य पर 8.7 था, अब 7% रहने का अनुमान है, ठीक है। उसी तरीका राष्ट्रीय आय में वृद्धि देखा जाए, 8.5 था, 6.6 का अनुमान है। प्रचलित मूल्य पर राष्ट्रीय आय 19.4 था और 14.9 हुआ है। प्रति व्यक्ति वीवीआई, मोस्ट वीवीआई थोड़ा सा आइडिया रखिएगा, स्थिर मूल्य पर 91,481 रुपया से बढ़ 91,481, 96,522, लेकिन प्रतिशत में 7.5 से घट के 5.5 हुआ है। प्रचलित मूल्य पर 1.5 लाख के आसपास है और 1,70,000 इधर हो गया है, ठीक है। तो कोष्टक में दिए गए आंकड़े पूर्व वर्षों के अनुमान पर। चलिए पेज उलटिए, ये सब चेंजेबल डाटा है, थोड़ा बहुत जो है ब्रैकेट में दे दिया है। हाँ, अप्रैल दिसंबर 2022 में भारत के वस्तुगत निर्यात में 9.09% और आयात में 24.96% की वृद्धि देख लीजिए। सीधे व्यापारी घाटा सीधे परसेंटेज में दिखाई दे रहा है। निर्यात बने बेचनी कितना के 9 रुपया के, खरीदनी कितना के, हाँ, तो ये व्यापारी घाटा है। बेचनी 9 रुपया के, खरीदनी यानी बेचनी 9 रुपया के, तो हम अपन पैसा देनी बेचनी, और जब खरीदनी तो ओकर पैसा देनी। बात समझ रहे हैं। तो भारत से क्या होगा, विदेशी मुद्रा में कमी आएगी, जो अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत नहीं माना जाता है, ठीक है। चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के पहले 9 महीने यानी अप्रैल से दिसंबर 2022 में भारत के विदेशी व्यापार का अंतिम आंकड़े वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 16 जनवरी 2023 को जारी किया गया है। इन आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2022 के 9 महीनों की अवधि में भारत के वस्तुगत निर्यात डॉलर मूल्य में 332.7 अरब डॉलर और आयात देखिए 551.70 अरब डॉलर है ना। जबकि पूर्व वर्ष 21-22 की समान अवधि में मैंने अप्रैल से दिसंबर में 305 और था और 441 था। मैंने आयात हम लोग किए थे 305 आयात किए थे और 441 निर्यात किए थे, है ना। तो वही जो बढ़ा है, ठीक है, थोड़ा सा डाटा 305 के जगह पे आयात अब की बार कितना का हुआ है, 326 का, ठीक है। और निर्यात 441 का था और ये 551 हो गया है। इस प्रकार 21 से 22 की तुलना में 22-23 में डॉलर मूल्य में निर्यात में जहां 9.09% की वृद्धि दर्ज की गई है, अंडरलाइन कीजिए। इस प्रकार 21-22 की तुलना में 22-23 में डॉलर मूल्य में निर्यातों में जहां 9.09% की वृद्धि दर्ज की गई है, कंटिन्यू, आयातों में वृद्धि 24.96% रही है। सही पूछिए तो हम लोग का काम खत्म हो गया। पढ़ रहे हैं आगे। इसके साथ ही वस्तुगत व्यापारी घाटा, उसी को घटा दिया जाएगा तो निकल जाएगा। व्यापारी घाटा भी अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान 218.94 अरब डॉलर का रहा, जो पिछले वर्ष के समान अवधि यानी अप्रैल दिसंबर 2021 में व्यापारी घाटा 1.36। दोनों को घटाइएगा, आयात निर्यात में अंतर व्यापारी घाटा कहलाता है। हाँ, तो विदेशी व्यापार के इन आंकड़ों में केवल वस्तुगत व्यापार के आंकड़े ही शामिल है, सेवाओं के व्यापार के आंकड़े इनमें शामिल नहीं है। चलिए अब सेवाओं का व्यापार देखा जाए थोड़ा। तो अंतिम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल दिसंबर 2022 के दौरान भारत में सेवाओं, अंडरलाइन कीजिए, हाँ,
अप्रैल दिसंबर 2022 के दौरान भारत में सेवाओं के निर्यात बने बेचनी सन 235.81 अरब डॉलर आ खरीद ले बानी सन में फायदा में बानी सन। इस प्रकार सेवाओं के विदेशी व्यापार में 100 अरब डॉलर का आधिक्य संदर्भित अवधि में प्राप्त हुए हैं। संदर्भित माने इसी अवधि में। तो सेवा के सेक्टर में हम लोग फायदा में हैं। चलिए अब इस तरह दोनों को मिला दिया जाए, है ना, तो ओवरऑल देखा जाए क्या हो रहा है। ये बात अब समझ में आ गया ना बात। वस्तुगत प्लस सेवा, ये दोनों को मिलाकर फाइनल डाटा आता है। तो अप्रैल दिसंबर 2022 के 9 महीनों की अवधि भारत के कुल निर्यात यानी वस्तुगत निर्यात प्लस सेवा निर्यात। अरे वस्तुगत निर्यात का माने सामान हो गया, सेवा के माने भाई सॉफ्टवेयर वगैरह अपन सर्विस देनी सन, डॉक्टर इंजीनियरिंग ये सब जो होता है सेवा सेक्टर में आता है ना, टेक्नोलॉजी वगैरह सब सेवा सेक्टर में आता है। हाँ, वही सब चीज। तो वस्तुगत निर्यात प्लस सेवा निर्यात दोनों को जोड़ दिया जाए तो निर्यात टोटल हुआ है 568.57 अरब डॉलर, जो पूर्व वर्ष की अवधि की तुलना में 16.11% अधिक है। और इसी अवधि में भारत के कुल आयात जो हुआ है आयात 686, यानी कि का भल क्या समझ, निर्यात मने बेचनी सन 568 के, खरीदनी सन 686 के, तो लगभग थोड़ा बहुत घाटा लागल बा ना। हाँ, जो पूर्व वर्षों की समान अवधि की तुलना में 25% अधिक है। वस्तुगत व्यापार व सेवाओं के व्यापार को शामिल करते हुए, अंडरलाइन कीजिए, हाँ, वस्तुगत व्यापार और कुछ समझ में तो आ ही रहा होगा ना अब, है ना। इस तरीका से सवाल ये सब बहुत टफ होता है। अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि वस्तुगत व्यापार अलग, दोनों को मिला के शामिल करते हुए व्यापार का कुल व्यापार शेष अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान -118.12 अरब डॉलर का रहा है, जो पूर्व वर्षों की समान अवधि में के दौरान -57.26 डॉलर से अधिक है। चलिए अब ये सब आंकड़ा दिया हुआ है, देखिए ब्रैकेट में, है ना। हाँ, उसी में ऊपर वहां, अब इसी को अपना पढ़िएगा, समझ में आ गया ना। हाँ, पहले अलग अलग दे दिया है वस्तुगत का और सेवा का, और फिर दोनों को इकट्ठा करके, है ना। सेवा सेक्टर में ओवरऑल हम लोग थोड़ा ठीक ठाक स्थिति में हैं। हाँ, ये चीज सुखद न्यूज है। अरे वो एक तरफ जहां पाकिस्तान डूब रहा है, वहां भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन के उभर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है ना। तो थोड़ा सा चाइना अगर सहयोग कर दे ना, चाइना से बहुत ज्यादा तनाव भारत के फायदे में नहीं रहेगा, एक बात जान लीजिए। हाँ, चाइना का सहयोग हम लोग के लिए बहुत जरूरी है, खासकर अगर आर्थिक क्षेत्र में आगे निकलना है ना। और भारत कभी नहीं चाहेगा कि एशिया आगे निकले, इसीलिए वो जो है चेक एंड बैलेंस का थ्योरी काम करता है उसका। जब भी भारत आगे निकलने का कोशिश करेगा तो इसको दबाने का कोशिश करेगा। हो सकता है उस कंडीशन में चाइना का फेवर कर ले, है ना। हाँ, तो इस तरह से कभी एशिया, बात अब एशिया का हो जाएगा, एशिया में ही सब आगे निकल जाए। आज विश्व में बताएंगे, जो यूपीएससी वाले वो लोग पढ़ेंगे, नॉर्थ साउथ विवाद चलता है ना, उत्तर दक्षिण, फिर उसके बाद पूर्व पश्चिम विवाद चलता है, उसके बाद महादेश के हिसाब से विवाद चलता है, सब अलग अलग विवाद है। ये महादेश के हिसाब से एशिया में भारत और चाइना, रसिया का कुछ पार्ट एशिया है, वो मेनली एशिया कहलाता है, तो उसको यूरोप में ही काउंट कर लीजिए थोड़ा देर के लिए। तो मेन भारत उभरता हुआ अभी एशिया का सबसे बड़ा शक्ति बनने वाला है। अब चाइना चाहता है कि ना एशिया में हम नंबर 1 रहेंगे, इस चक्कर में वो दबा रही। दोनों मिल के काम करे तब तो निकल ही जाएगा, तब हाथ दोनों निकल जाएगा, लेकिन कभी दिन आएगा ही नहीं वो चीज, है ना। चलिए आते हैं हम लोग 2022 के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा कोष में भारी गिरावट आ गई है। जान लीजिए, विदेशी मुद्रा कोष बहुत जरूरी होता है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को नापने का एक आधार है। जितना विदेशी मुद्रा कोष होगा ना, इसका मतलब उतना ही हमारा देश मजबूत है, सीधा कह रहे हैं। विदेशी मुद्रा कोष कब आएगा? जब हम लोग के देश का अर्थव्यवस्था मजबूत होगा, यानी विदेशी पैसा है, भारत कभी कंगाल नहीं होगा, है ना, क्योंकि उस पैसे का प्रयोग हम लोग विदेशों से सामान खरीदने में कर लेंगे। भारत बर्बाद हो जाएगा तो रुपया का वैल्यू क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। यानी आज के समय में सीधा एग्जांपल से समझा देते हैं कि 1 रुपया में मान लीजिए कोई सामान खरीदना है तो 1000 में खरीदना पड़ेगा, यानी कि 1 रुपया बराबर 1000 रुपया। रुपया का मूल्य क्या हो गया? गिर गया।
वस्तु का मूल्य बढ़ गया का मतलब रुपया का मूल्य। खूब ध्यान से समझिए, पहले 5 रुपए किलो दही रहे, 100 रुपए किलो दही बा, दही के दाम का भइल और रुपया के दाम, रुपयों के दाम होला। आज वह 1 किलो दहिया के खरीदे खातिर हमरा 100 रुपया निकाले का पड़ता। बात समझिए, यानी 5 रुपए 100 रुपये क्या कर रहा है, टक्कर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। यानी 5 रुपया उतना मजबूत था उस समय में जितना आज, उतना मजबूती के लिए हमको 100 रुपया खर्चा करना पड़ रहा है। तो रुपया का मूल्य क्या हो गया, गिर गया। रुपया का मूल्य क्या हो गया, गिर गया। तो जब देश में आर्थिक संकट जब आता है तो अपना रुपया का मूल्य अचानक से गिर जाता है, तो इस पैसे का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। आप इस पैसा से सोचिएगा सामान खरीद ले तो नहीं देगा सब। बात समझ रहे ना। जैसे बताएंगे आपको $1 में कितना रुपया, ये कैसे डिसाइड होता है। मेनली सोना का मूल्य से डिसाइड होता है। डिसाइड करने का 2-3 तरीका है, लेकिन जो मेन फैक्टर वो है सोना। देखा जाता है 1 ग्राम सोना को खरीदने में भारत में कितना रुपया खर्चा करना पड़ेगा और डॉलर में कितना खर्चा करना पड़ेगा, उसके हिसाब से रुपया को डॉलर में तोला जाता है। तो मान लिया 1 ग्राम सोना को खरीदने में भारत में अगर कितना रुपया, कितना ग्राम बाबा तो पता नहीं है, 54,000 रुपये कौन सी बात भर कहा जाला। अब जो भी हो के 10 ग्राम यानी 5400 भले ही। बात समझ रहे ना। तो उस हिसाब से अब वो रेट बढ़ जाए, अब वो चीज मिलने लगे, सोना भारत में मिलने लगे 5400 के जगह पे, 54,000 के जगह पे 5 लाख रुपए, तो उस हिसाब से डॉलर का मूल्य नहीं बढ़ जाएगा। आप $1 दे करके एक बात कहते हैं, सीधा फंडा समझ जाइए, सब चीज समझना चाहिए, थोड़ा सा बेसिक चीज है। मान लिया ऐसे 80 पार कर गया है, अभी कितना चलता है, कितना 82-85 चलता। बताइए, बहुत दुखद बात है। यानी कि $1 दे के हमने के 82 रुपये का सामान किन ली। सीधा समझिए, देश मजबूत कब होगा, जितना है कम होते जाए, 50, 40, 30 ऐसे कम होते जाए। कैसे देश का जितना अर्थव्यवस्था मजबूत होगा ना, अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे एक संभावना नहीं रहेगी कभी, अब यहाँ वित्तीय आपातकाल नहीं लगेगा, कोई आर्थिक संकट नहीं आएगा, है कि नहीं है। और उसका श्रम शक्ति लगा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी उच्च स्तर का होने लगेगा, टेक्नोलॉजी से काम होगा। लोग जब इन्वेस्ट करना शुरू कर देगा भारत में तो अपने ठीक हो जाएगा सब। लेकिन भारत में इन्वेस्ट कोई क्यों करेगा, जब उसका विश्वास बढ़ेगा तब न करेगा कि हाँ हम जाएंगे, हमको प्रोटेक्शन मिलेगा, हमको मैंने सब कुछ सुविधाजनक मिल जाएगा, तो पैसा यहाँ लगाएगा। और जब वो पैसा लगाएगा तो रोजगार किसको मिलेगा, भारतीय लोग को मिलेगा। अरे वो सब लेके थोड़ी ही आएगा, है कि नहीं। ज्यादा से ज्यादा मेन ब्रेन लेके आएगा, बाकी टेक्नोलॉजी लेके आएगा, बाकी लेबर या जो भी क्लर्कियल ग्रेड सब हम लोग को रोजगार मिलने लगेगा, तो हम लोग का इनकम बढ़ने लगेगा, तो हम लोग इन्वेस्ट ज्यादा करेंगे तो मार होने लगेगा। इस तरीका से तो हम लोग का अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगा धीरे धीरे। अब ध्यान दीजिए, यही चीज समझना है, प्लस जिनको नहीं समझना वो भी समझने की कोशिश कीजिए। अब $1 70 रुपया, मान लिया 80 रुपया हो जाए तो अच्छा है कि बुरा है, बुरा है। सीधा बात समझिए कि अब वो $1 यानी कि 80 रुपया में हम जो काम करेंगे वो $1 में काम करेगा। पहले हम 70 रुपया में जो काम कर रहे थे उसके लिए $1 देना पड़ता था, अब हम 80 रुपया में काम करेंगे, हमको 80 रुपया लगेगा, उसको उतने लगेगा। उसको कितना लगेगा, $1 लग रहा है, तो वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा माल उठा लेगा। फिर अगर जितना रुपया का मूल्य गिरेगा ना, वो कभी कभी होता है जब देश से निर्यात कम हो जाता है ना अपने बेचने, तो हम लोग क्या करते हैं, रुपया का मूल्य गिरा देते हैं, तो सामान ऑटोमेटिक सस्ता लगने लगता है। पहले वो $1 देकर 70 रुपये का ना सामान खरीद पाता। ये सवाल कितना बार एसएससी में पूछा हुआ है कि निर्यात को प्रोत्साहित करने का तरीका ये भी है कि हम क्या करेंगे, गिरा देंगे। अब जैसे 80 रुपया कर दिए, कहेगा भाई 10 रुपया का फायदा हो रहा है, भाई चल चल इन्वेस्ट कर, सामान खरीद ले ले, इस तरीका से होता है। लेकिन हमारे पास उतना एक्स्ट्रा सामान रहेगा तब ना, हम घाटा लगा के नहीं ना देंगे उसको। तो ये अगर देश मजबूत रहेगा तब ना, ये अच्छा मजबूत रहेगा तो 80 रुपये होगा ही नहीं, समझ रहे ना। तो
तो जैसे मान लिया कि 1 रुपया, 1 डॉलर में 70 रुपया का कौ पेन खरीदता था, 70 को, अब कौ खरीद लेगा, 80 को खरीद लेगा, वो सीधा बात है। तो उसके तो फायदा हो जाएगा, लेकिन हम लोगों को घाटा लग जाएगा। क्यों घाटा में बेचे? क्योंकि हम लोग कमजोर हैं। हम लोग क्या है? कमजोर हैं, इसलिए हम लोग घाटा लगा के बेच रहे हैं, सीधा बात है। जितने 90 से होता जाएगा उतने 85 का हो गया। बताइए, मोदी जी से उम्मीद था कि 60 ले आएगा, लेकिन रुकिए नहीं रहा है, मानिए नहीं रहा है, आप बढ़ते जा रहे हैं हर बार, है ना। तो विदेशी मुद्रा, वही अगर हम लोग के पास सपोज दैट कहिए कि डॉलर जितना ज्यादा रखले रहे सला है, मान लो बढ़ तो बाटे, तो हमनी के फायदा में रहे। तो विदेशी मुद्रा कुछ फायदा में कि मान लिया गया आज हमको 1 डॉलर का सामान किनना हो तो 70 की जगह 85 देना पड़ेगा, और डॉलर रही तो उतने देवे के पड़ी, तो हमने सीधे 15 रुपया फायदा में हो जाती। सर बात समझ आ रहा है ना। अगर हमको रुपया देना होगा तो 85 को देना होगा, और डॉलर तो 1 को देना होगा, तो हम लोग का जितना ज्यादा डॉलर होगा उतना हम लोग फायदा में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, है ना। तो विदेशी मुद्रा कोष का होना जरूरी है, और उसी कोष में भारी गिरावट के संकेत आए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत में देश में, अंडरलाइन कीजिए, दिसंबर 2022 के अंत में देश में आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष 562.8 अरब डॉलर के थे। जस्ट 1 बरस पहले यानी दिसंबर 2021 के अंत में यह कोष 633.6 अरब डॉलर के थे। इस प्रकार 22 के दौरान 1 वर्ष की अवधि में विदेशी मुद्रा कोष में 70.8 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज की गई है। बस इतना ही दिमाग में आपको रखना है कि वर्तमान में विदेशी मुद्रा कोष कितना है भारत का, 562.8। सीधा याद रखिएगा, परीक्षा में पूछेगा डायरेक्ट कि वर्तमान में भारत में विदेशी मुद्रा कोष कितना आरक्षित है। बस हो गया। चलिए 2021 के दौरान 6 सितंबर 2021 को आरक्षित मुद्रा कोष 642.5 अरब डॉलर के अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर रहा है ना। 642 माने हाईएस्ट, उसके बाद कम होते चला गया है। इस प्रकार सितंबर 2021 के बाद 16 महीनों की अवधि में लगभग 80 डॉलर की गिरावट, 80 नहीं 80 अरब डॉलर कर दीजिएगा उसको, 80 अरब कर दीजिए, 80 अरब डॉलर की गिरावट विदेशी मुद्रा कोष में आई है। व्यापार घाटे एवं चालू खाते के घाटे में वृद्धि को कोषों में इस गिरावट का ये सब किस कारण से आई है, तो यूपीएससी वाला थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि व्यापारिक घाटा देखबे कि पढ़ाया ना अभी, अरे वस्तुगत सेवा का व्यापारिक घाटा, उसके वजह से और चालू खाते में घाटे के वजह से विदेशी मुद्रा कोष में कमी आया है। ठीक है। डॉलर की तुलना में रुपये के मूल्य में गिरावट की रोक के लिए रिजर्व बैंक द्वारा खुले बाजार डॉलर की बिक्री का भी इसका एक कारण माना जा रहा है कि भाई हम लोग थोड़ा सा गिरावट लाएंगे तो अभी जाकर के बैलेंस बनेगा। चलिए, रिजर्व बैंक द्वारा 6 जनवरी 2023 को जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 22 के अंत में भारत में 562.8 अरब डॉलर के आरक्षित विदेशी मुद्रा कोषों में सर्वाधिक 498.2 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा कोष परिसंपत्ति एसेट्स था। एसेट्स के रूप में हम लोग के पास है 41.3 अरब डॉलर सोना के रूप में है, और 18.2 अरब डॉलर जो है IMF में SDR के रूप में रखल बा। इस तरीके से बहुत बढ़िया दिया है इस पर डाटा, है ना। इसको ध्यान में रखिएगा। ये 562.8 अरब डॉलर का जो हम लोग के पास मूल्य का ये है वो कैसे कैसे बटा है, तो एसेट्स हम लोग के पास संपत्ति है, हाँ संपत्ति 400 कहाँ गया 98 लगभग ये इतना का है। सोना है 41 अरब का, हाँ, और उसके बाद IMF के पास हम लोग SDR के रूप में रखे हुए हैं 18 अरब। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास सुरक्षित राशि जो है और IMF के पास सुरक्षित राशि 5.2 अरब डॉलर भी हम लोग रखे हुए हैं। तो ये फायदा है दर्पण का, थोड़ा डिटेल में ही पढ़े, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। तो यहां से 2-3 सवाल ध्यान रखिएगा। वर्तमान में विदेशी मुद्रा कोष कितना है, इसको ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा कंपेयर करके पढ़ लीजिएगा उच्चतम स्तर सबसे अब तक का मतलब हुआ कि आजादी के बाद से लेके अब तक का, हाँ अब तक हम लोग के पास सबसे ज्यादा रहा है 642.5 और धीरे धीरे थोड़ा सा कमी हुआ है ना, कमी होकर इतना आया है। ठीक है, तो ये डाटा इंपॉर्टेंट हो गया। और यूपीएससी बीपीएससी वाले थोड़ा ध्यान रखेंगे कि ये जो 562.8 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा कोष है हम लोग के पास, यह कोष किस किस रूप में है। हो गया काम खत्म। ठीक है।
चलिए नीचे वो सब लिखा हुआ है जितना हम लोग अभी पढ़े हैं ना, डाटा में दे दिया गया है ना, 562 अरब डॉलर, जिसमें परिसंपत्ति 498, SDR 18, IMF 5.2। अब समझ में आ रहा है ना पूरा डाटा। चलिए नेक्स्ट है आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के लिए प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास योजना बनाया जा रहा है। सब आके प्राइवेट चैनल सब बर्बाद कर दिया हम लोग के दूरदर्शन को, है ना, शायद ही कोई देखता हो इसको। तो उसके लिए जो है एक योजना बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि इसका भी उन्नयन हो। कैसे पोस्ट ऑफिस का काम बदल बदल के पोस्ट ऑफिस को जिंदा रखा गया है ना, नहीं तो पोस्ट ऑफिस से मोबाइल जैसे आ गया, व्हाट्सएप और मैसेज हो, साफ सबसे करारा झटका लगा, है ना, एक के बेर में खेल खत्म। साफ लग रहा था पोस्ट ऑफिस अब हो ही का, बेचारा पोस्ट ऑफिस कर्मचारी सबका प्राण सूख गया जब हमने के बेरोजगार हमसे सरकार छांट दी। लेकिन सरकार ने तुरंत पॉलिसी चेंज किया और पोस्ट ऑफिस बैंक बना दिया और बहुत तरह के कारोबार उस पोस्ट ऑफिस से। सोचा कि इतना बड़ा चैनल बना हुआ है, इसको ध्वस्त करने से अच्छा है कि इसको थोड़ा रूपरेखा बदल दो, है कि नहीं है। और पहले वाला बात थोड़े बात, जब अंतर्देशी किनाई लेटर लिखल जाई, ये तो मन में आवत नहीं कि बटन दबाए लागत, यही से टेंशन बा। एक बात याद रखिए, जे दिन से फिर कबूतर जा वाला दिन आ जाए, है ना, तोता तोता, वो दिन से फिर सब सिस्टम सही हो जाए। अभी होगल कौवा वाला एक बाप रे बाप, हो गल झगड़ा, मार हो गल। हम मन में आवत नहीं के तले उगिल देता नहीं, सोचो तो नहीं कि तले सामने वाला तक पहुंच जाता हमारे मन के बात। ये से सब रिलेशन खराब हो रहा है, सारा रिलेशन खराब होकर के जोड़ी है। सबसे पहले बाप रे, भारत जैसे परिवेश के लिए मोबाइल जरूरी है। हम लोग भावनात्मक रूप से न जुड़े हुए हैं, हम लोग ब्रिटेन नहीं ना है कि काम के यार हैं, हम लोग भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। छोट छोट बात हम लोग को बुरा लग जाता है, आई मोबाइल छोटे छोटे बात पे पहुंच जाता है कि ना, सारा रिश्ता को तारमतार करके रख दिया है। आज देखिए हर किसी को हर से तकलीफ हो गया है, बाप को बेटा से, बेटा को बाप से, मर्द को मेहरारू से, मेहरारू को मर्द से, हर किसी को हर से। शौक, इतना शौक पैदा फोन आएगा, एक फोन लो कहो, आधा तो शौक में बर्बाद हुआ है परिवार, है ना। अरे मालिक किसी मालिक बेटी है, किसका फोन था, क्यों किया, मेहरारू के लगा ये करो और देख रहो बैठ के सफाई हो, है ना। इसीलिए मोबाइल का, चलिए प्रसार भारती अर्थात आकाशवाणी और दूरदर्शन के बुनियादी ढांचे एवं कंटेंट के उन्नयन तथा संगठन से संबंधित सिविल वर्क आदि के विकास के लिए कितना करोड़, 2539.61 करोड़ की लागत वाली, बाप रे का बनाया जाता, प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास, है ना, योजना को केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 4 जनवरी 2023 को मंजूरी प्रदान। DVI न्यूज है, ध्यान में रखिएगा, है ना, ये सब सरकार से जुड़ा हुआ न्यूज है। कितना रुपया, 2539.61 करोड़ रुपया। हाँ, दूरदर्शन के विकास के लिए अभी हाल ही में सरकार ने कितना करोड़ का मंजूरी दिया है, हाँ तो याद रखिएगा 2539 करोड़ रुपये का मंजूरी प्रदान कर दिया गया है। इस योजना के तहत 2025 से 26 तक 2539 करोड़ के व्यय से प्रसार भारती को बेहतर बुनियादी ढांचे के साथ साथ अपनी सेवाओं को व्यापक रूप से उन्नयन करने में सक्षम बनाया जाएगा, ताकि उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों, बॉर्डर एरिया, सामरिक महत्व के क्षेत्रों, दूर दराज के क्षेत्रों तक इसकी पहुंच का विस्तार किया जा सके तथा इन क्षेत्रों में श्रोताओं और दर्शकों को उच्च गुणवत्ता युक्त कंटेंट प्रदान किया जा सके। योजना के संबंध में जारी एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि वर्तमान में दूरदर्शन देश के, अंडरलाइन कीजिए, वर्तमान में दूरदर्शन देश के 28 क्षेत्रीय चैनलों सहित 36 को टीवी चैनलों का संचालन करता है तथा ऑल इंडिया रेडियो 500 से अधिक प्रसारण केंद्रों का संचालन करता है। बिंड योजना जो अभी बन रहा है, बिंड इसको शॉर्ट नेम दिया गया है, बाइंड योजना देश में ऑल इंडिया रेडियो के FM ट्रांसमीटरों के कवरेज को भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार 59% से बढ़ा के 66% और जनसंख्या की दृष्टि से 68% लोगों से बढ़ा के 80% लोगों तक करने का विचार है।
इस योजना में दूरस्थ जनजातीय, वामपंथी, उग्रवाद प्रभावित और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 8 लाख से अधिक डीडी फ्री डिश सेटअप बॉक्स निःशुल्क वितरण की भी परिकल्पना की गई है। तो जब यानी सरकार की कोई योजना आई कि फ्री सेटअप बॉक्स लीजिए, है ना, और डीडी न्यूज देखिए इस तरह। हाँ मैच देता है, बिल्कुल देता है महत्वपूर्ण कोई कोई मैच देता है, सब थोड़ी देता है। हाँ, इंडिया और पाकिस्तान वाला जरूर देता है। चलिए, योजना पर टिप्पणी करते हुए मोदी जी ने कहा कि ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट योजना विशेषकर दूर दराज के क्षेत्रों में प्रसारण बुनियादी ढांचों को बढ़ाएगी। इससे स्वास्थ्य, शिक्षा और मनोरंजन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भी मदद मिलेगी। चलिए, तो ध्यान रखिएगा, बाइंड योजना का शुरुआत किसके विकास के लिए? दूरदर्शन के। बाइंड योजना का, है ना, बाइंड का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। बाइंड योजना के अंतर्गत किस क्षेत्र में विकास किया जाएगा? दूरदर्शन। चलिए, नेक्स्ट है, वाराणसी डिब्रूगढ़ के बीच विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा। ये तो पढ़े थे ना हम लोग शायद, ये न्यूज हम लोग पढ़ चुके हैं। देश में वाराणसी यानी उत्तर प्रदेश से लेकर डिब्रूगढ़ असम के बोगीबील तक एक क्रूज सेवा की शुरुआत 13 जनवरी 2023। अच्छा, पहले था कि होगी, अब हो गई है। हाँ, पहला यात्रा 13 जनवरी 2023 से हुई स्वदेशी गंगा विलास क्रूज के जरिए। हाँ, क्या नाम है क्रूज का? गंगा विलास क्रूज। हाँ, के जरिए संपन्न की जाने वाली विश्व की सबसे लंबी लग्जरी रिवर क्रूज सेवा को प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झंडी दिखाकर, प्लीज हला नहीं करो, गप ना करो, थोड़ा ध्यान देना, वाराणसी से 13 जनवरी को रवाना किया। वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक की, अंडरलाइन कीजिए, डिब्रूगढ़ तक की इस यात्रा के तहत कितना किलोमीटर की दूरी, कितना दिन में? हाँ, इस दौरान भारत और बांग्लादेश के 27 नदी प्रणालियों से होते हुए 50 से भी अधिक पर्यटक, ये पर हमारा मन बाग घूमे के आत्मा हमारे को होता। हाँ है, कितना किराया है? इसने पढ़ ले 3 लाख ना, ज्यादा बाबू। लेकिन एक हम तो दूसरा गौरव से आयल बानी, संगत बा जैसा लोग वैसे नहीं विकास हमार हुई, तो नौकरी करबा तब तो हमारा विकास होगा। सीधा बात है, आप एगो नौकरी दीजिएगा तो 10 गो लड़का आएगा मेरे यहाँ, मेरा कमाई बढ़ेगा। हम नौकरी दे नहीं रहा है तो लोग पूछता है नाम बा खाली इन पर, लड़का कम आ रहा है, तो सीधा बात 3 लाख जोड़ता रहा, हमारे मेहरारू ना जाइए, हम अकेले जाए। और जब बात कर तब 6 लाख, अब बोला ना बाल बच्चा के ना, वो अपन कमाई तो जाई, मेहरारू बेचारा कौना के भरोसे जिंदा बा, ओकर तो अंत हमरे संगे हो जाई। अब बाल बच्चा के तो ओकर पूरे जिंदगी बचल बा, वो अपन समझो, है ना। हाँ, को दिन का है 50 से भी अधिक पर्यटक स्थल के खबर में होगा, तो नहीं के भेज दिया हमरा के, नौकरी लागी, सब लोग 10-10 हजार दे देबे तो बहुत बा। ये ताके फोन ना करे लंसन की सर क्रेडिट ले लिए हम पढ़ ले बानी, सही बता रहे हैं। इतना खराब मेंटेलिटी मोतिहारी के लड़का का है, सब नहीं है वैसा, लेकिन कुछ हम देख रहे हैं, मुंह नुका, नौकरी लगेगा ना मुंह नुका लेगा, तो सर क्रेडिट ले लेंगे। नहीं लगता तोहर आत्मा जानता कि तोहर दिमाग के दिले बस रखे, तो हम उतने में खुश रही। एक बार नहीं फोन करते हैं और मास्टर घरे ले पहुंच जाला लोग। कभी नौकरी लग गया तो वही दिन हम सुन लेंगे, खाली नौकरी लग गया, भूला जाएंगे। अब आपका धर्म है, फर्ज है, आप हमसे मिलने आइए, नहीं आइए तो तू अपना घरे, हम अपना घरे। वो काम कहा कि भाई फोटो डाले, प्रचार करे ही नहीं। हाँ, आइएगा, सम्मान दीजिएगा, प्यार दीजिएगा, जरूर हम भी अपने आप को खुश नसीब महसूस करेंगे, तो हम फेसबुक पे 50 जगह डालेंगे। लेकिन जो नहीं आएगा वो सोचेगा कि हम बड़का हो गए, नहीं तो तू अपने घरे रहो, बड़का हो गई लगता ना, तो लागत होगी कि सर के योगदान बा हमरो जीवन के बनावे में। योगदान को चाहिए, सारा योगदान है महाराज। कभी कभी खीस बहरता है तो क्या करे हैं? बाबूजी का कोई ले बन भेज दिलन मोतिहारी में, अवेलन कोई ताके महीना में कहीं गलती से एक दिन चला हुई है कि नहीं, अवेले नहीं। सही बात है, रोज हमरे संगे ना बैठ के हंसी मजाक, पढ़ाई लिखाई सब हो रहा है, तो ये इंसान जीरो। ये सोचना चाहिए वो शिक्षक का जीवन कैसा होता है। बेचारा 2 साल 3 साल जिसको अपने पास रख के पढ़ाता लिखाता है और उसको लोग अवहेलना करे, तो भाई हम तो सम्मान के भूखे हैं, हमको अवहेलना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है, साफ नहीं होता है।
है ना। तो ठीक है, समय है, आप लोग पढ़िए, अभी जिंदगी पूरा बचा हुआ है, देखा जाए, है कि नहीं। अब के तो नौकरी लगना, सही पूछिए तो मेरा लड़का का शुरू हुआ है बड़ा बड़ा पद पे, है ना, 2-3 साल से अच्छा नौकरी लग रहा है। पहले से पढ़ाई भी 3 साल 4 साल लग गया था। अभी जितना नौकरी लग रहा है सब पुरान के बैच करना है। अब धीरे 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 बैच भी स्पीड पकड़ रहा है, मटेरियल भी हो गया, लोगों का विश्वास हो गया कि नहीं सर 1.5 साल 2 साल में खत्म कर देंगे। अब लोग कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं, मार्केट में खबर मिला है हमको कि नहीं सर पहले वाला बात नहीं है। तो ये सुन के सुखद होता है कि चलो ठीक है, तो सब ठीक हो जाएगा 2-4 साल 5 साल में। चलिए, तो कैसे घूमल जाई, तो 50 से भी अधिक पर्यटक स्थल के घुमाई, यही बहानी याद कर लोगों, ठीक बा। कौ नदी प्रणाली, हाँ, कितना किलोमीटर और कौ दिन, 51 दिन घर से बाहर रहे के हुई, ठीक बा। चलो शुरुआत कर रही वाराणसी से, बक्सर बाजीपुर, बक्सर बाजीपुर हमको थोड़ा डाउट लग रहा है, होगा कोई छोटा मोटा जगह होगा। बाजीपुर रामनगर होते हुए 16 जनवरी को यह पटना पहुंच गया था। पटना में पड़ाव के दौरान 17 जनवरी को पटना में गोलघर, अच्छा रुक रुक के घुमा रहा है, गोलघर म्यूजियम तक श्री हरविंदर जी पटना साहिब, ठीक है। इस तरह घुमाते हुए महावीर मंदिर और अन्य ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों का भ्रमण इसके यात्रियों को कराया गया। उसके बाद सीधे पटना से कहां चला गया, कोलकाता होते हुए बांग्लादेश की सीमा में प्रवेश करके 15 दिन तक यह बांग्लादेश में ढाका सहित, ढाका यानी विदेश से, हाँ, कुछ महत्वपूर्ण स्थलों से होते हुए अपने गंतव्य बोगीबिल डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। 13 जनवरी 2023 को वाराणसी से शुरू इसकी पहली यात्रा का डिब्रूगढ़ में समापन 1 मार्च को संभावित है, ठीक है। एमवी गंगा विलास क्रूज के जरिए विश्व की सबसे लंबी क्रूज यात्रा से देश में रिवर क्रूज पर्यटन के एक नए युग की शुरुआत हुई है। इस क्रूज का संचालन कोलकाता की एक निजी कंपनी जिसका नाम है अंतरा लग्जरी रिवर क्रूजेस द्वारा किया जा रहा है। 62 मीटर लंबा है, हाँ, 12 मीटर चौड़ा। इमेजिन कीजिए, घरवा 62 मीटर नहीं थी, 62 मीटर क्या अधो नहीं है उसका, है ना, कितना बड़ा क्रूज होगा वो, हाँ, 12 मीटर चौड़ा है। हाँ, और 3 डेक है उसमें, मैंने 3 टाइप का फ्लोर बना हुआ है, हल्का हल्का डेक बोलते हैं, हाँ। 36 पर्यटकों की क्षमता वाले, और मात्र 36 लोग को ले जाएगा, हाँ। 36 पर्यटकों की क्षमता वाले इस क्रूज में आलीशान सुख सुविधा युक्त 18 गो कमरा है। 51 दिन की इसकी उपर्युक्त यात्रा का किराया लगभग 3 लाख में घुमावत लगो 25 लाख, सब अम्बनिया डनिया बनेले बड़ा से ना अपना घूमे ला, हाँ, 25 लाख रुपया प्रति व्यक्ति लिख दिले बा, देख लो, होगल ठीक बा, हमनी को पढ़ के खुश हो जाए। टीवी में देख लिया, टीवी में 25 लाख रुपया, इसमें साइट सीइंग आदि के खर्चे भी शामिल है, मतलब सब जाएगा तो छोड़ेगा थोड़े। चलिए, वाराणसी डिब्रूगढ़ की इसकी पहली यात्रा में स्विट्जरलैंड के देखा है, स्विट्जरलैंड के 32 आदमी, कहां से भारत के लोग में जाइए 25 लाख रुपया देके, स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक यात्रा कर रहे हैं। और यह पंक्तियां लिखे जाने तक मार्च 24 तक की इसकी यात्राओं की पूरी बुकिंग फाइनल है, अभी एडवांस विदेशी पर्यटक से इसकी बुकिंग फाइनल हुआ है। चलिए, हाँ, सरकार को इससे फायदा होगा, 25 लाख रुपया कम थोड़ी होगा। उल्लेखनीय है कि गंगा विलास रिवर क्रूज सर्विसेज की शुरुआत सन 2020 में ही होने वाली थी, किंतु कोरोना महामारी के कारण, चलिए ठीक है, तो इसी बहाने इसको याद रखिएगा, थोड़ा मैप पे देख लीजिएगा, रूट चैनल देख लीजिएगा, परीक्षा में दे देगा, है ना। चलिए, नेक्स्ट है जनवरी 23 तक 8 रूट मार्गों पर वंदे भारत एक्सप्रेस का प्रचालन होने लगेगा। हाँ, बहुत फास्ट है ये। 8 गो रूट कौन कौन है, ब्रैकेट में दिया हुआ है, देखिए ना बगल में। नई दिल्ली वाराणसी 15 फरवरी 2019 से चालू है, हाँ। नई दिल्ली से कटरा वैष्णो देवी 3 अक्टूबर 2019 से चालू है। मुंबई सेंट्रल से गांधीनगर गुजरात 30 सितंबर 22 से चालू हुआ है। नई दिल्ली से अंडूरा ऊना, अच्छा, हिमाचल प्रदेश 13 अक्टूबर 22 से चालू है। चेन्नई से मैसूर 11 नवंबर 2022 से। बिलासपुर से नागपुर 11 दिसंबर 2022 से। हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी, ये भी चालू हो चुका है। और विशाखापट्टनम से सिकंदराबाद, ये भी चालू हो गया। 8 गो, ठीक है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस कितना रूट मार्ग से, 8 रूट मार्ग से चल रहा है। वर्तमान समय में देश में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो केवल 52 सेकेंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पकड़कर 0 से 100
मात्र 1 मिनट के अंदर में पकड़कर 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति से चलने में सक्षम है। हवाई जहाज जैसी सुख सुविधाओं वाली ऐसी पहली रेलगाड़ी भारत में नई दिल्ली से वाराणसी के बीच 15 फरवरी 2019 से चलाई गई थी, जिसके 7 महीने बाद 3 अक्टूबर 2019 से दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन नई दिल्ली व कटरा के बीच शुरू किया गया। बीते वर्ष 2022 के दौरान 5 ऐसी रेलगाड़ियां और चलाई गईं। ऐसी 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन 15 जनवरी 23 से विशाखापट्टनम और सिकंदराबाद के बीच शुरू किया गया है। इस प्रकार है ना, जनवरी 2023 के अंत तक निम्नलिखित 8 रूटों पर वंदे भारत का। तो यहां ध्यान दीजिएगा, वंदे मातरम एक्सप्रेस ऑप्शन खूब ध्यान से पढ़िएगा। हम पहले कह रहे हैं, जानते हुए गलत करके आइएगा आप, इतना बतौला के बाद। वंदे क्या है नाम? भारत। ट्रेन का नाम कौन सी है? वंदे भारत। ऑप्शन में रही वंदे मातरम, लिख रख लिए लोगों। तो ये जब सवाल आवे तो ये वंदे वंदे मार मार, तो हाँ, ये गलती मत कीजिएगा। ये आसान सवाल है, सही बना के आइएगा। ये आगामी एग्जाम पूछे जाने का चांस है ना। बहुत सुपरफास्ट ट्रेन है ना, इस वजह से ये पूछा जाएगा कि देश की सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी है ना, वंदे मातरम एक्सप्रेस। हाँ, तो बता देनी है, एक बादो गलती करिए लोग, ठीक बा। कितने रूट से चल रही है? चलिए नेक्स्ट आते हैं। मुंबई और नवी मुंबई के बीच देश का सबसे लंबा समुद्री पुल बना है। मुंबई से नवी मुंबई के बीच में देश का सबसे लंबा पुल, समुद्री पुल। देश समुद्री पुल है, ध्यान दीजिए, नदी पुल नहीं है। हाँ, फर्क होता है नदी पुल और समुद्री पुल। देश में सबसे लंबी समुद्री पुल मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का निर्माण कार्य लगभग 90% पूर्ण हो चुका है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे के अनुसार इस पुल के द्वारा मध्य मुंबई में शेवरी से नवी मुंबई में सिरले तक की यात्रा 2 से 3 घंटे के स्थान पर 15 से 20 मिनट में ही पूरी की जा सकेगी। बताइए, 2 से 3 घंटा का समय जो लगता था उसको मात्र 20 मिनट में कवर करेगा। यात्रियों के लिए यह पुल नवंबर 23 तक खोले जाने की संभावना है, श्री सिंधे ने व्यक्त की है। 6 लेन के इस पुल की लंबाई 21.8 किलोमीटर है तथा इसका 16.5 किलोमीटर भाग समुद्र के ऊपर है। हमने कहा चलो जी समुद्र देखे ही पुल पर, है कि नहीं, घूम फिर जाएगा। 16 किलोमीटर तक खाली समुद्र है, समुद्र के ऊपर में, सीधे ऊपर नवी मुंबई को जोड़ा होगा, है ना। टोटल लंबाई कितना है याद रखिएगा, 21.8। कितना लेन का है? 6 लेन का है। इस पुल का निर्माण जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी की वित्तीय सहायता से किया जा रहा है। चलिए, ये भी VVI है, सारा न्यूज जो है VVI है। मोस्ट VVI तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन जो है अच्छा न्यूज है, ये सब परीक्षा उपयोगी है। या देश का सबसे लंबा समुद्री पुल कहां से कहां? मुंबई से नवी मुंबई। मुंबई से कितना किलोमीटर? हाँ, चलिए। मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा में नया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना। तो पूछ देगा अभी हाल ही में मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस राज्य में बनाया गया है? समझ ना, तो ये भी VVI न्यूज है। गोवा में उत्तरी गोवा जिले में मोप्पा क्षेत्र में एक नए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का स्थापना किया गया है। इसका नामांकन राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर पारिकर के नाम पर ही मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किया गया है। इसका उद्घाटन मोदी जी ने 11 दिसंबर 2022 को किया था तथा इस हवाई अड्डे से उड़ाने 5 जनवरी 2023 से प्रारंभ हुई है। इस हवाई अड्डे का शिलान्यास मोदी जी ने 13 नवंबर 2016 को ही किया था। गोवा में एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा डावोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पहले से विद्यमान है। इस तरह गोवा में कब हो गया? 2 हो गया, ठीक है। इसको VVI कर लीजिए। चलिए, सरकार का नोटबंदी के लिए नवंबर 2016 का निर्णय जो था वो बिल्कुल वैध था। केस हो गया था मोदी जी पर, है ना, कि आपने नोटबंदी करके देश के कानून को तोड़ा है। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में इसका डिसीजन दे दिया कि नहीं, मोदी जी के पावर में था, वो इस काम को कर सकते हैं, है ना। और इस तरह मोदी जी जो है मुक्त हो गए। इस तरह जो नोटबंदी किए थे, एक बहुत बड़ा आरोप था उन पर। देश में 500,000 के नोटों के विमुद्रीकरण के सरकार के 8 नवंबर को 8 बजे रात को जो निर्णय लिया गया था, याद हाँ, निर्णय लिया गया था को सर्वोच्च न्यायालय ने वैध करार दिया है। विमुद्रीकरण के विरुद्ध दायरा सभी 58 याचिकाओं को खारिज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की पीठ ने 2 जनवरी 23 को 4-1 के बहुमत से दिए फैसले में सरकार के इस फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि नोटबंदी का यह फैसला कोई जल्दीबाजी में लिया गया फैसला नहीं था और न ही इसमें कोई संवैधानिक या कानूनी त्रुटि हुई है। पीठ के फैसले में बताया गया है कि
नोटबंदी के लिए आरबीआई और सरकार के बीच लगभग 6 महीना तक विचार विमर्श हुआ था। उसके बाद इस सरकार ने इसकी घोषणा जो है 8 नवंबर 2016 को की थी। चर्चा में आ गया, पूछ देगा कि अभी हाल ही में मोदी जी ने कितना तारीख को नोटबंदी का घोषणा किया था? 8 दूने 16, याद रखिएगा, 8 नवंबर 2016 को, 8 नवंबर 2000, हाँ ठीक बा, अभी हम जानते नहीं याद बा, लेकिन ध्यान में याद रहे, कोशिश कर करेगा। न्यायमूर्ति एस.ए. नजीर की अध्यक्षता वाली पीठ के न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यम सहित 4 न्यायाधीशों ने नोटबंदी के सरकार के फैसले को जहां सही करार दिया, पीठ के कनिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी. नागरत्ना ने इससे असहमति जताते हुए कहा कि आरबीआई अधिनियम के अनुच्छेद 26(2) के तहत केंद्र की सख्तियों के बावजूद नोटबंदी का यह फैसला कानून के माध्यम से किया जाना चाहिए था, न कि एक अधिसूचना के जरिए। न्यायमूर्ति वी. नागरत्ना ने नोटबंदी के फैसले को गैर कानूनी बताते हुए कहा कि 500 और 1000 के नोटों का चलन बंद करना एक गंभीर मुद्दा था, जिसका अर्थव्यवस्था और नागरिकों पर गहरा प्रभाव पड़ा। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि यह पूरी प्रक्रिया केवल 24 घंटे में ही पूरी कर ली गई। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि नोटबंदी के निर्णय को कानून के तहत लिया जाना चाहिए था, न कि अधिसूचना के जरिए। मोदी जी का सरकार है, बेचारा सही बोल रहा है। सच्चाई तो यह है कि यह अकेले सही है, 4 को गलत है। 6 महीना से राय विचार होते रहे, कोनो बात नहीं सुनना रहे, है ना। 24 घंटा के अंदर में डिसीजन ले लिया रहे। इतना बड़ा न्यायाधीश करे, हम थोड़ी कर रहे हैं, हमारा पर क्या खिसिया रहे। मोदी जी जिंदाबाद कर रहे हैं, लेकिन नागरत्ना का क्या विचार है, उनके विचार को भी तो जानना चाहिए ना। ये सीधे कह रहे, ये सब काम अधिसूचना के माध्यम से नहीं बल्कि कानून बना के किया जाता है। अब कानून बनावे गई तो इहो बात वाला लोग तले सेटिंग कर ली, ये सब काम रातों रात कर ले जाल जाला। ऐसे मोदी जी को हम बाइज्जत बरी करता नहीं, ये कहले ठीक है कोई ले, हमनी खानी लोग तो मजा आ रहे, जरा पास रहे डेढ़ ओकरा रहे, है ना। बाकी लोग तो मजा ले रहा था, ए होकर कितना पकड़ लाई है, खूब चलत रहे। गांव गांव में एक तमाशा हो गए रहे, होकर कितना निकल रही है, होकर कितना निकल रही है। आ सबसे ज्यादा कष्ट बेचारा मेहरा नुका के बेचारा मरद से धैले रहे। अब ब्लैकमेल मरद कोई नोटबंदी में मेहरा रुकी तो सब खत्म हो गलो, जियान हो गलो, कागज हो गलो। बोल 500 के बदला में अभी 50 रुपए देवे के तैयार बने। साथ हो तो हाँ तो दी हाँ टीवी पर तो लोग था, देखा था टीवी, हाँ अब 50 रुपए ले जाकर बाइक से चेंज कर लिया, है ना। हाँ होशियार शुरू से है लोग, तो कोनो बात ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन, देश में हरित हाइड्रोजन एवं इसके सहायक उत्पादों के व्यावसायिक उत्पादन को बढ़ावा देकर निर्यात के अवसरों के सृजन के साथ साथ बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसरों के सृजन तथा औद्योगिक एवं ऊर्जा क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन में कमी, प्लीज गप ना करो लोग, ध्यान दो लोगों, कमी लाने आदि उद्देश्यों के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, ये यूपीएससी वालों के लिए मोस्ट भी आई है। गारंटी है कि अगला एग्जाम में देखिएगा पूछेगा ये इस तरह का ही सवाल पूछता है, क्योंकि देश के सुरक्षा से संबंधित मुद्दा है ना, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मुद्दा है, तो ये सवाल बनेगा ही बनेगा, है ना। हाँ ये है जनरल कंपटीशन में चांस थोड़ा कम बनता है, लेकिन ये सब आईएएस पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है, यही सब सवाल में पूछता है। जितना लगे टेढ़ा टाइप का कंपनी काम के निकल लगा तो वे काम का होता है, क्योंकि ये पूरे देश के लिए विश्व के लिए मायने रखता है ना। पर्यावरण आज बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, तो इससे जुड़ा हुआ कोई भी न्यूज होगा तो वो सवाल पूछेगा ही पूछेगा। आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, कम से कम नहीं तो हम सुन आ गए हैं तो सुन लीजिए, है ना। उद्देश्य से राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन शुरू करने का उल्लेख वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 21-22 के लिए केंद्रीय बजट में प्रस्तुत करते हुए किया था। प्रस्तावित मिशन का उल्लेख मोदी जी ने भी बाद में अगस्त 21 में किया था। इस महत्वाकांक्षी मिशन को मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की 4 जनवरी 2023 की बैठक में मंजूरी प्रदान कर दी गई है। मिशन के लिए शुरुआती खर्चा 19,744 करोड़ स्वीकृत भी कर दिया गया है, जिसको साइट कार्यक्रम के लिए 17,940 करोड़, पायलट परियोजना के लिए 1466 करोड़, अनुसंधान और विकास काम के लिए 400 करोड़ और अन्य मिशन घटकों के लिए 388 करोड़, टोटल कितना स्वीकृत किया गया है 19,744। इतना याद रखिएगा बीपीएससी वाले, टोटल बस कम से कम इतना याद रखिएगा।
नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को इस मिशन के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया, बीबीआई। नोडल एजेंसी को गोल घेरिए, किस नोडल एजेंसी कौन बना है? नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, इसका नोडल एजेंसी जो मतलब नोडल एजेंसी का तो यही काम धाम देखेगा और इसी के अंडर में काम करवाया जाएगा। वर्ष 2030 तक इस मिशन से निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होने की संभावना सरकार द्वारा व्यक्त की गई है। मतलब इससे क्या फायदा होगा उसको देखिए लोग। देश में ग्रीन हाइड्रोजन की कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन क्षमता का विकास होगा। 2030 तक 8 लाख करोड़ से अधिक का कुल निवेश होगा। इस अवधि तक 6 लाख से अधिक रोजगार का सृजन होगा। कुल मिला के 1 लाख करोड़ से अधिक मूल्य का जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी आएगी। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में लगभग 50 MMT प्रति वर्ष की कमी आएगी। सरकार का मानना है कि इस मिशन से हरित हाइड्रोजन एवं उसके सहायक उत्पादों के निर्यात के अवसर उत्पन्न होंगे। उद्योगों एवं ऊर्जा क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी तथा बड़े पैमाने पर उत्पादन और हाइड्रोजन के इस्तेमाल करने में सक्षम क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उन्हें ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित किया जाएगा। वर्तमान में जब संपूर्ण विश्व तेजी के साथ पूरी ऊर्जा प्रणाली को कार्बन रहित करने की दिशा में अग्रसर है, ऐसे में हरित हाइड्रोजन की भूमिका में वृद्धि तथा इसके उत्पादन में वृद्धि की आवश्यकता होगी। हरित हाइड्रोजन का उत्पादन नवीनीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा किया जाता है तथा इस प्रकार से उत्पादित ग्रीन हाइड्रोजन में कार्बन का कोई अंश नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट, वैश्विक जीडीपी। वैश्विक जीडीपी पूरा विश्व का बात हो रहा है अब, है ना। भारत का जीडीपी तो देखिए लिए 7% वाला नहीं देखे अभी, ये बात अब वैश्विक जीडीपी का हो रहा है। वैश्विक जीडीपी 2022 में वृद्धि दर जो है 2.9% रहने का विश्व बैंक का अनुमान है और भारत में, और विश्व बैंक का ये अनुमान है, किसका अनुमान है? ये बात ध्यान रखिएगा, तो सीएसओ का अनुमान था हम लोग का भारत वाला, है ना। और ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है 6.9%, हम लोग कह रहे हैं 7%। सीएसओ कह रहा है, अरे भारत में वृद्धि 6.9% अनुमानित लिखा है नीचे, अंतर देखिए ना, लगभग 7% के आसपास होगा। पहले बोले इतना हो जाएगा। ये डाटा दिया है कि नहीं दिया है? दिया है। चलिए पेज उलटिए, पगला वाला न्यूज भाई, सब फालतू न्यूज है। हाँ, लेकिन पूरा विश्व का देखिए, पेज उलटिए, देखिए प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में जीडीपी में वृद्धि दर, और यह जो अनुमान है किसका है? हाँ, वर्ल्ड बैंक का है। चलिए हम लोग को मतलब पूर्वानुमान 23 से है, 2022-23 दोनों देख लिया जाए, ठीक है। बाकी 20-21 तो हो चुका है। संपूर्ण विश्व जहां 2020 में माइनस में चला गया था, -3.2 में चला गया था, वहीं 21 में ठीक ठाक रहा 5.9, 22 में 2.9 और 23 में तो 1.7 का संभावना है। इसमें विकसित देशों का योगदान 2020 में -4.3 था, 21 में 5.3 और 22 में 2.5 विकसित देश, जिसमें अमेरिका का 5.9 है 21 में, अब 22 में 1.9। 23 वाला मतलब मत रखो ना, पूछी ज्यादा से ज्यादा 22 वाला पूछी, है ना। उसके बाद विकसित में आता है यूरो क्षेत्र आता है, जापान आता है, छोड़िए सबको। उसके बाद इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज टाइप के देश में अगर देखा जाए तो इसमें के अंतर्गत जो देश आते हैं इमर्जिंग देश में हम लोग आते हैं चीन, इंडोनेशिया, थाईलैंड, रूस, ब्राजील, सऊदी अरब, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका। तो इसमें भारत का देखिएगा आप, थोड़ा देखिए भारत में औंगली रखिए और 22 में चले जाइए 6.9। भैया के देखल जाओ, बाप रे 6 घटावे का पड़ी, 6 भी ज्यादा अनुमान लगा दिया। पाकिस्तान का ये घटाएगा 3 पर आने वाला है, बर्बाद होने वाला है देश सब। हाँ, चीन का अब देखा कुछ लोग ये है हमनी के 6 बा, हमनी के देख चीन से आगे बने बुड़बक है। आप 90 नंबर 100 में ले आ चुके हैं, तो आपके पास 10 नंबर में आगे बढ़ने का क्षमता है, और जो बेचारा 10 नंबर लाया है वो 90 अंक तक जा सकता है। अगले एग्जाम में वो 10 से 20 लाया, उसका ग्रोथ कितना हुआ? 100%। आपने 90 से 92 किया, आपका कितना % ग्रोथ होगा? वही बात इसमें लागू कीजिएगा। जो विकसित देश होता है उसका कम होता है, 1, 1.5, 2 बहुत हो गया, कर चुका है, वो मैक्सिमम सीमा तक अपना विकास कर चुका है। इना कि नीतीश कुमार वाला हाल हो जाए, तो 22% बिहार के जीडीपी
सब लोग बाप रे बाप, अरे वो तो माइनस में रखे, है कि नहीं, कुछ था ही नहीं बिहार में, तो अचानक से भी काम किए, अच्छा हुआ, है ना। लेकिन आप विकास का कोई सीमा ना है भाई, आप एक जगह ले जाकर वहां पर कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद 1-1.5-2% का खेले होता है। तो जो विकसित देश होता है, हाँ, एगो है कि जो दोनों टाइप का हो सकता है। अब एगो लड़का है 10 नंबर लाया, अगला में 9 नंबर ला दिया या 11 नंबर लाया, तो उसका ग्रोथ कम है। तो दोनों टाइप का बात हो सकता है, ऐसा नहीं है कि 2% है तो अच्छा माना जाएगा, नहीं, अच्छा भी, लेकिन डिपेंड करता है देश कौन है ना। अब चीन के लिए 2% बहुत है भाई, वो ऑलरेडी इतना विकास कर चुका है कि 2% के हिसाब से भी करे तो बहुत आगे निकल जाएगा, वो कहां चला जाएगा वो, अमेरिका, ये सब यूरोपियन कंट्री, है ना। अब सोमालिया, अब ओकरा से कंपेयर करिएगा तो वो सब बर्बाद मोहब्बत है। श्रीलंका, पाकिस्तान, हमने का पड़ोसी, सब खत्म चीज है, सब है कि नहीं है, उस सब का कंपेयर मत कीजिए, और उस सब का ग्रोथ रेट देखिए। तो इसीलिए आपको चीन का लौक रहा है कितना, 2.7, बहुत है। आज देखिए ना 4.3 में अनुमान किया है, बहुत ज्यादा हो गया। अब देखिए अमेरिका का देख रहे हैं ना, अमेरिका का कितना देखे हैं, 1.9, इसका मतलब क्या होगा, विकास ना होते ही वो एकदम चरम पे पहुंच गया वो सब, है कि नहीं है, इस तरह का। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आइए। भारत में अगले वर्ष जीडीपी वृद्धि दर, जीडीपी तो सब पगला दिया है। अब आईएमएफ के अनुमान बाबू भाई, ये अनुमान आईएमएफ के है, अभी वर्ल्ड बैंक के पढ़नी आसान, वर्ल्ड बैंक के अनुसार कितना, 6. चलो सेम चीज सेम बात, खाली संस्था बदल गल, आईएमएफ भी अनुमान लगावेला। चलो नेक्स्ट पेज में देखा डाटा दिले बा, संपूर्ण विश्व आईएमएफ के हिसाब से संपूर्ण विश्व, चलिए कौन से तुलना कर जाओ, 22 में 22 से 3.4, और वर्ल्ड बैंक को हाथ 2, दोनों पेज को सामने रखिए ना, दोनों पेज सामने रखिए ना, सामने रखिए, कंपेयर कीजिए। वर्ल्ड बैंक कह रहा है 2.9, है ना, और आईएमएफ क्या कह रहा है, 3.4। चलिए भारत पे ये सीधे काम की चीज, 6.8 आईएमएफ कह रहा है, और वर्ल्ड बैंक कितना कहा था, 6.9, हमनी के कितना कहा था, नहीं 7, सब पता चल गया। ये 3 महत्वपूर्ण डाटा, ऐसा नहीं, आईएमएफ का भी डाटा महत्वपूर्ण होता है, ये सब। तो आईएमएफ के अनुसार 6.8, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, और भारत क्या अपना है सीएसओ के हिसाब। चले नेक्स्ट न्यूज पे आइए। वैश्विक वृद्धि दर एवं व्यापार में 2023 में शिथिलता का संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट भी आया है, ईवेनो का एक अनुमान है। चलो ईवेनो के अनुमान है वो भाई, सब वही चीज हुआ है, एकदम टेंशन नहीं लेना है। ईवेनो का अनुमान है, चलिए डाटा में आइए। संपूर्ण विश्व का देखिए 22 में 3, संपूर्ण विश्व का 22 में सबसे कम तो ये बता दिया ना, 2.9 बताया था ना, हाँ, वर्ल्ड बैंक 2.9, ईवेनो 3, और आपको आईएमएफ 3.4। चलिए भारत के आइए, भारत पर आइए, 6. और कम कर दिए, 6.8, 6.9, 6.4। इस टाइप से पढ़ा जाता है, इसको समझ में आ रहा है ना। इसको खाली डाटा देख रहे, चलो पेज उलटिए। यही से कह रहे थे न्यूजो बढ़ गया है। कोटा में वृहद कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया, वीवीआई कर लीजिए। अभी पूछेगा अभी हाल ही में किस जगह पे वृहद कृषि महोत्सव का आयोजन हुआ था। हाँ, किसानों को कृषि के संबंध में गहन जानकारियां उपलब्ध करा करके किसान कृषि के विकास को नए आयाम प्रदान करने के उद्देश्य से 2 दिवसीय कृषि महोत्सव का आयोजन कोटा में 24-25 जनवरी 23 को हुआ। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित इस महोत्सव में प्रदर्शनी और प्रशिक्षण दोनों पहलू शामिल हैं। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला एवं केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के आतिथ्य में संपन्न इस कार्यक्रम में विधायक गण, अन्य जनप्रतिनिधि तथा केंद्र और राज्य सरकार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि अनुसंधान संस्थान, कृषि विश्वविद्यालय, आंचलिक कृषि केंद्र के वैज्ञानिकों एवं कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ हजारों किसान, स्टार्टअप कर्मी, निजी कृषक संस्थानों के प्रतिनिधि, सब लोग उपस्थित थे। प्रदर्शनी में केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। महोत्सव में कृषि, वानिकी, पशुपालन के विषयों पर किसानों को प्रशिक्षण दिया गया। चलिए बस इतना ध्यान रखिए, वृद्धि कृषि महोत्सव का आयोजन कहां हुआ, कोटा में। हाँ, छोटा सा सवाल है लेकिन खतरनाक होता है सब। नेक्स्ट, दिसंबर 2022 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित, हाँ, मूल्य मुद्रास्फीति पूरे वर्ष में निम्नतम, पूरे वर्ष के निम्नतम स्तर पर आ चुका है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित
चलो बगल में देखो, पेज में आओ, फोटो बना के डाटा बने लो। देखिए खुदरा मुद्रास्फीति ऊपर में है और नीचे उपभोक्ता खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति है। अब बगल में देखिए मुद्रास्फीति की दर दिया है न्यूट्रल, और फिर ओकरा नीचे मूल्य थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति। हाँ, तो इसी डाटा का हम लोग प्रयोग करेंगे। 22 में दिसंबर में देखिए 5.72 दिया है, तो आपको इतना ही नोट्स में लिखना है, दिसंबर के या 2022 के अंत में खुदरा मुद्रास्फीति दर 5.72 लगभग, ये ध्यान में रखना है। अच्छा, उपभोक्ता खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति देखिए दिसंबर में 22 में 4.19, मुद्रास्फीति की दर ओवरऑल दिसंबर 2022 में 4.95। यही परीक्षा उपयोगी है, पूछेगा मुद्रास्फीति की वर्तमान दर क्या है, तो 4.95। थोक मूल्य आधारित हो जाएगा 4.95 है यो, ठीक है। इसी तरीके से इसको देखा जाता है। चलिए पेज उलटिए। अरे मुद्रास्फीति पढ़ाएंगे तो अपने डाटा कलेक्ट करना सीख जाइएगा, है ना। फिलहाल मुद्रास्फीति की वर्तमान दर क्या है, बस बात खत्म, यही चीज आएगा। दिसंबर 2022 में कृषि श्रमिकों एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्रमशः 6.38 और 6.60 है ना। चलिए पढ़ते इसको। दिसंबर 2022 में कृषि श्रमिक और ग्रामीण श्रमिक के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का निर्धारण किया गया, कितना 6.38 और 6.6। केंद्र सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार नवंबर 22 की तुलना में दिसंबर 22 माह के लिए कृषि श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1167 अंक पर स्थिर रहा, जबकि ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय स्तर पर 1 अंक की वृद्धि के साथ वह 1179 रहा। दोनों के लिए सूचकांक का आधार वर्ष 86-87 रहा। मंत्रालय की 20 जनवरी 23 की विज्ञप्ति के अनुसार, अंडरलाइन कर सकते हैं, यही 20 जनवरी 23 की विज्ञप्ति के अनुसार दोनों ही वर्गों के लिए अलग अलग राज्यों में सूचकांक में वृद्धियां कमी अलग अलग भी मापी जाती है। कंटिन्यू। विज्ञप्ति के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर दिसंबर 22 में कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य आधारित मुद्रास्फीति की दर इतना थी और ग्रामीण श्रमिकों के लिए इतना, बस यही याद रखना है आपको, ठीक है। 2022 में कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य आधारित मुद्रास्फीति की दर कितनी थी, बस इसी नहीं। ग्रामीण श्रमिकों के लिए कितना थी। चलिए नेक्स्ट है, राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की हिमाचल सरकार की घोषणा। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छा, स्वागत है कदम है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है पहिलका पेंशन स्कीम अपने राज्य कर्मचारियों को देगा, है ना। केंद्र सरकार बंद कर दिया है सबको। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने अपनी एक चुनावी वादे को पूरा करते हुए राज्य कर्मचारियों के लिए पुराने पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है। 12 जनवरी 23 को नए मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में पुरानी पेंशन योजना को तत्काल प्रभाव से बहाल करने का निर्णय किया गया। सरकार के इस निर्णय से राज्य के 1.36 लाख कर्मी लाभान्वित होंगे। उन्हें इसका लाभ वर्ष 23 से ही उपलब्ध कराने की घोषणा राज्य की नई कांग्रेसी सरकार ने की है। राज्य कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश 5वां राज्य, अंडरलाइन कीजिए। राज्य कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश कौन राज्य है, तो इससे पूर्व राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब की सरकारें राज्य कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा। अब देख लीजिएगा कौन जगह बीजेपी का सरकार होगा, नहीं होगा। हाँ, तो ठीक है, अच्छा है, जनता सबक दिखा रही है कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को। ये लोग सरकार बना रहे हैं तो कुछ अच्छा कर रहा है। अब जैसे हिमाचल प्रदेश सरकार बना तुरंत किया, है ना। पंजाब में बना आम आदमी पार्टी का तो उसने भी किया, है ना। तो जहां जहां पे धोखा खा चुका है कांग्रेस, अब सोच रहा है कि खाली मुंह से काम नहीं चली, काम कोयला से काम चली। अब मोदी जी से टकरवा, है ना, तो बेचारा काम हो रहा है। तो इस तरह से राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना अभी हाल ही में किस राज्य ने घोषणा किया है, हिमाचल। भारत में कुल कितना राज्य देगा पुराना पेंशन, 5। चलिए, यह सभी चारों राज्य कांग्रेस शासित हैं, सभी कांग्रेस शासित है। देखो पंजाब आम आदमी पार्टी वाला है। हिमाचल प्रदेश नवंबर 22 के चुनाव में भारी बहुमत से विजय प्राप्त करके कांग्रेस ने नई सरकार का गठन 11 दिसंबर 2022 में ही किया था। चलिए आज के लिए इतना। चलिए, एक आपने किताब बंद करत रही, हम सवाल पूछत रहा नहीं, कौन सवाल कम से कम इंपॉर्टेंट एक बार लास्ट हम पूछ ली। बोलो चले, अभी हाल ही में किस राज्य ने पुरानी पेंशन, कुल कौन राज्य, 5 गो, कुल कौन राज्य। अयो भुगता मूल्य सूचकांक गांव वाला थोड़ा सा देख लीजिएगा, लोग नोट्स में लिख लीजिएगा, 2 लाइन कम से कम, छोड़िएगा मत, पहले बता रहे हैं।
हाँ, चले। वृहद कृषि महोत्सव का आयोजन किस शहर में? कोटा में। आईएमएफ के अनुसार संपूर्ण विश्व का 2022 में अनुमानित जीडीपी 3.4। अच्छा, और यूएनओ के अनुसार 3% और वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2022 में 2.9। एगो भारत के, दूगो कम से कम याद रखल जाई, एगो भारत के, एगो संपूर्ण विश्व के, तीनों डाटा, चारों डाटा। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए सरकार ने कितना रुपया स्वीकृत किया है? 19,744 करोड़ रुपया। 19,700। इस योजना, इस मिशन को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी किस मंत्रालय को बनाया गया है? नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को। किस मंत्रालय को बनाया गया है? अच्छा, इस मिशन की सफलता के बाद ग्रीन हाउस के उत्सर्जन में कितना मात्रा की कमी आएगी प्रतिवर्ष? 50 MMT। इसको भी एगो कम से कम याद रखिएगा, बाकी नहीं। चलिए, मोदी सरकार ने नोटबंदी कौन तारीख को किया था? ठीक है। गोवा में कोगो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। हाल ही में कौन बना है? मनोहर। देश का सबसे लंबा समुद्री पुल कितना किलोमीटर? वंदे भारत एक्सप्रेस कौन रूट पर? इस ट्रेन की क्षमता कितनी है? गति 160। इस ट्रेन की गति कितनी है? अभी हाल ही में शुरू किया गया विश्व का सबसे लंबा क्रूज यात्रा कहां से कहां तक के लिए? वाराणसी से डिब्रूगढ़। तो इतना याद रखिएगा। बाइंड योजना का संबंध किससे है? आकाशवाणी, दूरदर्शन। बाइंड योजना का संबंध किससे है? 2022 के दौरान विदेशी मुद्रा कोष में कितनी गिरावट आई है? लगभग याद रखिएगा लोग, कितना है? 80 करोड़ ना, 80 करोड़ डॉलर, 80 अरब डॉलर, सॉरी। हाँ, देख लीजिएगा उसको। चलिए, विदेशी मुद्रा कोष देश में अब तक का सबसे सर्वोच्च स्तर कब रहा था? 2021 में ना था? ना, हाँ, 2021 में 642 था। इसको थोड़ा बढ़िया से लिख लीजिएगा लोग, वस्तुगत निर्यात हो जाएगा आप लोग से। चलिए, राष्ट्रीय आय, स्थिर मूल्य, सब तो कर ही लीजिएगा। थोड़ा डाटा वाला इस बार ज्यादा है ना? साल का अंत था ना, इसलिए। अरे भले मार्च लिख रहा है, न्यूज कौना के हो? दिसंबर आवेला, फरवरी में समाचार रहेला 1.5 महीना 2 महीना पीछे से, है कि नहीं? अब मार्च में किनने जाइएगा? अप्रैल का। तो मार्च में जाएंगे हम लोग, कहाँ होगा? अप्रैल का। तब में घटना होगा जनवरी फरवरी का। हाँ, ठीक है। तब अब अगले सप्ताह में इसको खत्म किया जाएगा। हाँ जी, कल का तो रौरे लोगों ने पिछुआ गए नहीं लोगन। हम तो कहीं पैसा जमा करी लोगन, तो बेचारा 10 को 15 को लड़की जमा कर तो कहीं वो रिटर्न कर दिया हो, और कुछ तकते नहीं की। गजब हाल है। ध्यान दीजिए, कुछ लोग नहीं, दोस्त अलाउ नहीं थे, फैमिली अलाउ बा। जैसे आपका भाई है, हम आधार कार्ड देखेंगे, भाई को ले जाइए, बहन को ले जाइए, माता पिता को साथ ले चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्त अलाउ नहीं है। तो कुछ लड़की मानते नहीं, अपने फैमिली के लिख लगता, देखने को लेकर 4 को लेकर के नाम लिख लेते। अब तू हमरा के जानते रहो, हम तोरा के जानते, तोरा हम 2 गरिया हो तो कुछ ना बोलबे, लेकिन ओकरा गरिया में तो आन लग जाए। बात समझ ले, यही से हम बाहरी लोग से बचे के चाहिए। बात समझे? तो इसीलिए तो ना हो तो अगला सप्ताह में क्या करो जी, देखो कि होली मिलन समारोह खेल करके चलो जी, अगर आप लोग विचार कीजिएगा तो अभी चलेगा। वो 2 मार्च तक है शायद की। 17 बस में बोले नहीं थे। अरे बोले नहीं थे कि माधव सिनेमा में लगा है, एशिया का नंबर 1 म्यूजिशियन आया है। म्यूजिशियन बोले, मैजिशियन सिकंदर। 200 रुपया टिकट है, हम लोग चलेंगे, 50 रुपया लगेगा। कल पता करते हैं, कल खाली होगा, स्कूल वाला सब बुकिंग कर ले रहा है। पता करते हैं तो कल खाली होगा, तो फिर ग्रुप में न्यूज। बात है कि 150 को लेकर के ले जाए तो हमारी इज्जत जाए। अब सोचे नहीं 200 लेकर चलो, सब लेकर चलता था तो संगे संगे चल जी।
और 50 को लेके जाम तो लोग कौन में कहा लेके तो अवतार सके इतने लइक बा है। अच्छा वो विचार करो तनी हम